हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 23 फरवरी और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी मतलब अमेरिका और रशिया के बीच के जो स्टार्ट ट्रीटी है उसको लेकर ये न्यूज है। अब हुआ क्या है कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, जिसको देखते हुए जो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है और यूक्रेन को आर्म्स दे रही है, फंड दे रही है। तो इसी बात से नाराज होकर रशिया ने बोल दिया है कि अब रशिया न्यू स्टार्ट ट्रीटी से अपने आप को अलग कर लेगा और अब से इस ट्रीटी में वो किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो हमें प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से अभी ये जानना है कि आखिर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या। अब जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही कोल्ड वॉर का जो इरा था वो स्टार्ट हो गया था। पूरा जो विश्व था वो दो धड़ों में बट चुका था। एक रशियन खेमा था, एक अमेरिका का खेमा था। तो इन दोनों देशों के बीच में एक एक आर्म की रेस शुरू हो गई थी। दोनों देशों में एक होड़ मची थी कि कौन सबसे ज्यादा हथियार बनाएगा, एडवांस हथियार बनाएगा, न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। तो इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन गया था। तो इसी को भांपते हुए, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो किसी भी कंट्री को फायदा नहीं होता, सब कंट्री डिजास्टर्स की ओर चली जाती। तो इसी खतरे को कम करने के लिए दोनों देशों ने ये तय किया कि हम अपने बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं ताकि आप भी एक लिमिट से ज्यादा उस हथियार को डेवलप नहीं करोगे। तो शुरुआत हुई 1972 से, जब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन हुई जो कि जून 2002 तक चली। उसके बाद में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी साइन हुई जो कि 1987 से 2019 तक चली। फिर आई स्टार्ट ट्रीटी। तो ये जो स्टार्ट वन ट्रीटी है ये साइन हुई थी 1991 में, जो कि 2009 में ये एक्सपायर हो गई थी। इसी का जो सेकंड वर्जन था वो था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2010 में साइन हुई थी और ये चलनी थी 10 साल के लिए, मतलब 2021 तक चलनी थी। बट इसके बाद में इसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी जो ट्रीटी जो इनके बीच में है, रशिया और अमेरिका के बीच में, वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो कि 2010 में साइन हुई थी, जिसे 2021 में खत्म होना था। बट इसको 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये ट्रीटी 2026 तक चलनी थी। बट इसके पहले ही रशिया ने इस ट्रीटी से अपना पार्टिसिपेशन कैंसिल कर दिया है। तो स्टार्ट ट्रीटी का मतलब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो ओरिजिनली 1991 में साइन हुई थी और 1994 में ये ऑपरेशन में आ गई थी। स्टार्ट वन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं दोनों देशों के में, वो 6000 से ज्यादा आप डेवलप नहीं करोगे। और ये जो संख्या है लगभग दोनों ने मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि अगर आप अभी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को देखते हैं तो दोनों 5000 के आसपास अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब इस 6000 की जो लिमिट को वो ब्रीच नहीं किया था। पर जब ये ट्रीटी 2009 में एक्सपायर हुई तो यही ट्रीटी फिर 2011 में साइन हुई। तब दोनों देशों ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक नया लिमिट तय किया गया, जिसमें कि 1550 आपके वॉर हेड्स हो सकते थे, जो कि 2018 तक दोनों ने कंप्लीट कर लिया था उस टारगेट को। उसके बाद में एक टारगेट ये भी था कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसे 700 तक लाना है। और ये जो ट्रीटी थी ये 2026 फरवरी 4 तक चलनी थी, जो कि अब अब्रप्ट हो चुकी है। और इस ट्रीटी में लिमिट के साथ साथ वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की साइट को विजिट करेंगी, इंस्पेक्ट करेगी। टोटल 18 इंस्पेक्शन होनी थी, 18 वेरिफिकेशन। आप ऑन साइट जाकर देख सकते हो कि क्या उन्होंने उस लिमिट को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो ये ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी दोनों देशों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसे कम करने के लिए, एक वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने के लिए। बट अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ट्रीटी भी मेंटेन नहीं रहती है तो दो न्यूक्लियर पावर हाउस के बीच में अगर जंग होती है तो पूरे विश्व के शांति के लिए खतरा हो जाएगा। हालांकि एक फ्लिप साइड ये भी है कि कई एक्सपर्ट्स हम मानते थे कि रशिया पहले भी इस ट्रीटी को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करता था। मतलब वो अपनी तरफ से जो मेन उसकी साइट्स होती थी जहां पे उसके वॉरहेड्स होते थे वो इंस्पेक्शन करने देता ही नहीं था। दो मेजर पावर्स के बीच में अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो दोनों के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश होता है, कम्युनिकेशन होता है, ताकि दोनों देश आपस डायरेक्टली एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो सके। तो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली यही पूछ सकती है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या, ये किसके रिगार्डिंग है, किन दो देशों के बीच में है और ये किस टाइप की ट्रीटी, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है इस ट्रीटी के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एल नीनो और ला नीना से रिलेटेड है। तो अब ये न्यूज में क्यों है, दरअसल लगातार 3 सालों से जो हमारा वेदर था वो ला नीना से इम्पैक्ट हो रहा था। तो अब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि 50% चांसेस है कि इस साल हमें एल नीनो देखने को मिले। तो जब भी एल नीनो आता है इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एल नीनो और ला नीना में डिफरेंस क्या है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो आप ये देख पा रहे हो, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वाटर जो है वो कंपेयर टू ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के गर्म होता है। तो जो वाटर होता है वो इस तरफ ड्रिफ्ट करता है। इससे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में हमें रेन हमें ज्यादा देखने को मिलती है। बट जब एल निनो ईयर होता है तब हमें अनयूजुअली जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर हमें जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखता है। तो इससे होता क्या है, तो ये जो सरफेस वाटर है ये पेरू की तरफ और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ये ड्रिफ्ट करता है। तब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन आती है। और इसी एल निनो और ला निना की साइकिल को बोला जाता है एल निनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो बोला जाता है।
इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब भी एल नीनो होता है तो हमारे देश में जो मानसून बारिश होती है वो उसमें डेफिसिट देखने को मिलता है। और जो ईस्टर्न पैसिफिक में जो नेशन है, चिली है, पेरू, यहाँ पर ज्यादा हमें बारिश देखने को मिलती है। और इनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है वहां पर उसको इम्पैक्ट पहुंचता है। और साथ ही साथ अमेरिकन कंट्रीज में भी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली पूरा इम्पैक्ट है एल नीनो और ला नीना का। और इसी एल नीनो के अपोजिट को ला नीना बोला जाता है। तो जब ला नीना होता है, इंडिया में अच्छा मानसून आता है, अच्छी रेनफॉल होती है। तो ये हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एल नीनो और ला नीना का डिफरेंस क्या है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो ला नीना 3 साल तक चलते आ रहा था, तो इस साल चांसेस ज्यादा है कि ये जो एल नीनो है वो इंडिया के मानसून पैटर्न को इम्पैक्ट करेगा। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज जादुई पिटारा को लेकर है। अभी जादुई पिटारा क्या है? दरअसल हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस जादुई पिटारा को लॉन्च किया है। ये जादुई पिटारा एक टाइप का करिकुलम है, एक टाइप का ये जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये एक प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके आप स्कूल बैग देखोगे ना, बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा बर्डन आता है, स्ट्रेस आता है। और इतनी भारी भरकम बुक से जो रटने की पद्धति है, जो हमारी रोट लर्निंग उसको बढ़ावा मिलता है। तो उससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इस जादुई पिटारा को लाया गया है। इसमें होगा क्या कि ये जो जादुई पिटारा होगा, इसमें नॉर्मल बुक्स नहीं होंगी, इसमें आपकी कॉमिक्स बुक्स होंगी, आपके कुछ प्ले टॉयज होंगे। इसके थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, इसके थ्रू आपको बेसिक अरिथमेटिक सिखाई जाएगी। और ये जादुई पिटारा 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए लाया जा रहा है, ताकि बच्चों को खेल खेल में उन्हें पढ़ाया जाए, ताकि इससे जो बच्चा है वो ज्यादा जल्दी सीखता है। और ये जो जादुई पिटारा है, ये बच्चों को मदर टंग में सिखाया जाएगा। जो प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल होंगे वो उनके मदर टंग में होंगी, ताकि वो और अच्छे से आसानी सीख सके। यहाँ पर बाल वाटिका बनाई जाएगी। बाल वाटिका में होगा क्या कि जो रेगुलर बेंचेस होती है क्लास में वो नहीं रहेगी, उसकी जगह आपको जो होस्ट कार्ट होता है, जो स्मॉल चेयर्स होती है बच्चों की, ऐसी आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। और ये जो पूरा करिकुलम डेवलप हुआ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है। और इस करिकुलम को फाइनल किसने किया है? हमारी एनसीईआरटी ने। तो इन मटेरियल्स में होगा क्या? प्ले बुक्स होंगी, टॉयज होंगे, पजल्स होंगे, पोस्टर्स होंगे, स्टोरी बुक्स होंगी, फ्लैश कार्ड्स होंगी, वर्कशीट होंगी, ताकि लोकल लैंग्वेज में बच्चों को सिखाया जा सके। साथ ही साथ उन्हें म्यूजिक का, आर्ट का, लिटरेचर से भी उन्हें अवेयर किया जा सके। और ये जो जादू पिटा का जो रिसोर्स है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होगा। और ये 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, ताकि बच्चों में एक क्यूरियोसिटी जनरेट की जा सके और उनके फाउंडेशन स्टेज में ही उनका जो बेसिक है वो अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। तो ये पूरा आइडिया है जादुई पिटारा को लेकर, ताकि रोट लर्निंग की जगह हम एक फन बेस उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो खेल खेल में बेसिक मैथ्स, बेसिक अरिथमेटिक सीख सकें। तो ये पूरी न्यूज होगी जादुई पिटारा को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज अंडर वाटर नॉइस इमिशन को लेकर है। अब एक स्टडी कंडक्ट कराई गई जिसमें यह बताया गया कि जो हमारा इंडियन वाटर्स है, जो इंडियन ओशन में, वहां का जो अंडर वाटर नॉइस है वो लगभग 102 से 115 डेसिबल तक है। मतलब ये रेगुलर से एवरेज से 20 डेसिबल ज्यादा है। और जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसके मुकाबले जो ईस्ट कोस्ट में, वहां पर ये जो नॉइस पोल्यूशन है वो ज्यादा है। अब ये जो नॉइस पोल्यूशन है ये दरअसल मैन मेड है, मतलब ये एंथ्रोपोजेनिक है। मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये, तो ये जो नॉइस एमिशन है वो बढ़ा है। और जो मेन ह्यूमन एक्टिविटी है वो ये है कि जो हमारे शिप्स होती हैं वो जो साउंड क्रिएट करती हैं अंडर वाटर, उससे बहुत ज्यादा हमारे जो मरीन स्पीसीज हैं उनको नुकसान पहुंचता है। जैसे कि बॉटल नोज डॉल्फिन, पायलट वेल्स, सील्स। तो ये जो मरीन मम्मल्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस नॉइस एमिशन के कारण। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? दरअसल ये जो मरीन मम्मल्स होते हैं, बॉटल नोज डॉल्फिन, पायलट वेल्स, सील एंड स्पर्म वेल्स, ये क्या करते हैं? तो ये साउंड का यूज करते हैं मेटिंग के लिए, कम्युनल इंटरेक्शन के लिए, फीडिंग के लिए, फॉरेजिंग के लिए। तो इनके लिए जो नॉइस होता है, इनके लिए जो साउंड होता है वो एक टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है? और इसी एनर्जी को हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो डिसरप्ट कर रही हैं। तो इनका जो रेगुलर लाइफ साइकिल होता है वो डिसरप्ट हो रहा है। इससे उनमें कई लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखे जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनल इंजरीज देखी जा रही है, लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी देखी जा रही है, चेंजेस इन बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस देखा जा रहा है। तो कई स्टडीज ने बताया है, जैसे कि 250 जो वेल्स है उनका डायरेक्शन है वो चेंज देखा गया है। और जो कुछ ओलिव रिडली टर्टल्स हैं वो पूरी के बीच में हमें डेड कंडीशन में मिली। तो इन सब की जो स्टडीज है वो ये बता रही है, तो जो नॉइस एमिशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है इन मरीन मम्बल्स को पहुंचे नुकसान के लिए। अगला जो मेजर इम्पैक्ट है वो माइग्रेशन को लेकर है। अब दरअसल क्या है, जो अंडर वाटर जो स्पीशीज होते हैं, जो मरीन मम्बल्स होते हैं, तो वो जब माइग्रेट करते हैं, वो जब ट्रेवल करते हैं, तो वो साउंड का यूज करते हैं, साउंड फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं। तो जब कोई शिप गुजरती है, जब वो नॉइज करती है, जब वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, तो इनके जो कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसमें ओवरलैप आ जाता है। इसी को कहते हैं मास्किंग। तो इससे क्या होता है, उनका माइग्रेशन रूट बदल जाता है। और उससे प्रॉब्लम ये आता है कि फिर वो डीपर वाटर की तरफ जा नहीं पाती हैं, तो उनके सर्वाइवल पे खतरा आ जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो ग्रीन पोर्ट्स बनाना,
मतलब अगर ग्रीन पोर्ट बनाते हो तो आप जो भी जो शिप अप्रोच करती है उस पोर्ट में, तो उसको अपनी स्पीड कम करनी होगी और टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 डेसिबल से हमारा जो नॉइस एमिशन है वो कम किया जा सके 5 सालों में। तो ये पूरी न्यूज़ हो गई अंडर वाटर नॉइस एमिशन को लेकर। यूपीएससी लगातार पॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछ रही है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2015 के प्रीलिम्स से पूछा था। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो जो हमारा जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन है ए गुड्स एंड सर्विस, बी गोल्ड एंड सिल्वर, सी डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज, डी एक्सपोर्टेबल सरप्लस। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है वो डॉलर डोमिनेटेड है। मतलब जो सबसे ज्यादा जो करेंसी यूज की जाती है वो डॉलर यूज की जाती है। तो जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का सबसे बड़ा इशू क्या है कि इसकी अवेलेबिलिटी डॉलर्स की। और यहीं पे अमेरिका को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। उसे किसी को भी सैंक्शन करना होता है, ईरान को, रशिया को, तो वो डॉलर की अवेलेबिलिटी उस देशों के लिए कम कर देता है। तो जब ऐसी कंट्रीज जब डॉलर को एक्सेस नहीं कर पाती हैं, तो वो वर्ल्ड ट्रेड में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। तो जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि डॉलर की नॉन अवेलेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।